हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 21 फरवरी एंड 21 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। कल संडे था और कल डेट थी 20 फरवरी। तो कल भी हमने द हिंदू एनालिसिस नहीं लिया था, तो 20 फरवरी और 21 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे साथ में एनालाइज करने वाले हैं आज। ठीक है, हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन बने रहना क्योंकि एक एक करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तीन मीडियम्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। एक तो टेलीग्राम के थ्रू आपको मयूरी भागवानी नाम का चैनल मिल जाएगा। यहाँ हम डेली पीडीएफ पोस्ट करते हैं और जो क्विज के क्वेश्चन होते हैं वो भी पोस्ट करते हैं। तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मेल आईडी यहाँ पे मैं दे रही हूँ, इस पे आप मेल आईडी के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग यूपीएससी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। इसके साथ साथ ट्विटर पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ 104 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसीलिए अब हमको अपनी तैयारी को करना है तगड़ा और अब हमको पीछे नहीं हटना है। इसीलिए टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट यू डेयर टू गिव अप नाउ। सो आप अपने गोल के, आप अपनी विक्ट्री के बहुत करीब हैं। देखो, प्रीलिम्स जैसे जैसे अप्रोच करेगी ना, आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपने ढंग से प्रेपरेशन करी है तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, आपको बहुत लो फील होगा एट टाइम्स। लेकिन ये याद रखना कि ये जो एंग्जाइटी है, ये जो फ्रस्ट्रेशन आप फील कर रहे हो, ये जस्ट विक्ट्री के पहले वाला फ्रस्ट्रेशन है। तो आप अपनी विक्ट्री के बहुत करीब हो, इसीलिए अब आप गिव अप करने की सोचो भी मत। ओके, आगे बात करते हैं हम आज के टॉपिक्स की। जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में हमारे पास आज इंटरनेशनल रिलेशंस में से है ईरान न्यूक्लियर डील, चाइना रशिया एक्सिस, साउथ चाइना सी के बारे में देखेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज में से देखेंगे पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को देखेंगे। एक पॉलिसी आई है सेंटर की सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर, इसको देखेंगे। ईट राइट कैंपस, इसको लेकर एक न्यूज है, ये क्या है इसको समझेंगे। ओरोप, ओरोप यानी कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम, ये क्या है इसको समझेंगे। सेंट्रल मीडिया अक्रेडिटेशन गाइडलाइंस, ये मीडिया है, ठीक है, सेंट्रल मीडिया अक्रेडिटेशन गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे। हेल्थ में देखेंगे लेप्रोसी के बारे में। जीएस 3 एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो आगे बात करते हैं। आज के दो क्वेश्चन हैं आपके लिए। ये दोनों 2021 के क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोगों से मैं इसका आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन द कमेंट सेक्शन। एंड एक चीज और, कि जो लोग भी कंसिस्टेंटली इन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, क्योंकि चाहे आंसर सही हो या गलत हो, एटलीस्ट आप अपनी एक हैबिट डेवलप कर रहे हो और अपना एक रिटेंशन पावर को डेवलप कर रहे हो। क्योंकि जिस भी टॉपिक के बारे में ये क्वेश्चन होता है, अगर आप उसको पढ़ के उसका आंसर दे रहे हो तो आप समझो कि आप उस नॉलेज को रिटेन कर रहे हो बाय गिविंग द आंसर्स इन फॉर्म ऑफ टेस्ट। ओके, सो ये कोशिश करो जितने लोग पार्टिसिपेट कर सको, करना चाहिए। ओके, और जो कल मतलब सैटरडे को जो क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इन द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, पहला आज का आर्टिकल है लेप्रोसी डिटेक्शन फेल ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो ये लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी एक तरह का डिसीज है, इस तरह का डिसीज है, स्किन के ऊपर काफी ज्यादा रिएक्शन होते हैं, काफी ज्यादा इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूज ये बोली रही है, रिपोर्ट आई है एक, जिसमें ये पता चला कि ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज ऑफ द सोशल आइसोलेशन, बिकॉज ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग, जो डिटेक्शन होना था लेप्रोसी का काफी कम हुआ है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टाइम्स। ठीक है, तो अप्रैल टू सितंबर 2020 में लगभग 62.5% डिटेक्शन जो है कॉज अ फॉल ऑफ 62.5%। तो लगभग 62.5% जो डिटेक्शन था, डिटेक्शन रेट है, वो गिरा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल हुआ है लेप्रोसी के डिटेक्शन में। ऑलराइट, तो 2019 में पता चला था कि यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, ये जो है लगभग 35% जो केसेस आते हैं इंडिया में लेप्रोसी के, उसमें से 35% इन स्टेट्स में से आते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज है कि आपको ये याद रखना है कि लेप्रोसी का जो डिटेक्शन है वो गिर गया ड्यूरिंग द कोविड। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेप्रोसी के बारे में जानना। अब ये पिक्चर देख रही हो, इसमें आप देख रहे हो कि किस तरह से स्किन पे ये सब इन्फेक्शन हो रहा है, डिसीज के जो इन्फेक्शन हैं, रैशेज हैं, ये सब हो रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। ऑलराइट, लेप्रोसी के बारे में ज्यादा बात कर लेते हैं। तो देखो, लेप्रोसी क्या है? सबसे पहले इसको हैंसन डिसीज भी कहा जाता है। ठीक है, हैंसन्स डिसीज, ये जो है एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, याद रखना। और देखो, ये जो डिसीजेस है ना, इसकी एक लिस्ट बना लेना। जो भी डिसीजेस न्यूज में है,
ये न्यूज़ में इसी जब न्यूज़ में होते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि प्रीलिम्स में इसके बारे में पूछा जाए, ठीक है? तो ये डिसीज़ेज़ की एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास जिसमें ओरिजिन कहाँ से होता है, कौन से किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है, सिम्पटम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, क्योर है कि नहीं, प्रिवेंशन है कि नहीं, ये सब आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो लेप्रोसी के बारे में देख रहे हैं, ये एक प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम के बैक्टीरियम के कारण होता है, ठीक है? ये क्या करता है, this leaves a terrifying image in its wake of mutilation, rejection and exclusion from the society। तो सबसे पहले तो क्या होता है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो स्किन है, पेरिफेरल स्किन है, नर्व्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और इसके कारण कहीं न कहीं सोसाइटी में एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है उन लोगों को जो लेप्रोसी के शिकार हैं, ठीक है? ओल्डेस्ट डिसीज है ये, ठीक है? क्योंकि ये ओल्डेस्ट डिसीज इसीलिए क्योंकि इसकी 600 बीसी के आसपास भी इसका एक रिटन अकाउंट मिलता है कि 600 बीसी, जो हमारी हिस्ट्री में जाओगे आप 600 बीसी में, तो वहां पे भी इसका एक रिटन आपको एविडेंस मिलता है। एरियाज ऑफ इन्फेक्शन क्या है, स्किन है, पेरिफेरल नर्व्स है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लाइनिंग ऑफ द नोज है, ठीक है? इसको कोढ़ की बीमारी कहते हैं, ठीक है? जो आपने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में, कोढ़ की बीमारी, इसको लेकर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है सोसाइटी में कि ये सिर्फ फैलता बहुत तेजी से है, टच करने से फैलता है, हालांकि कम्युनिकेबल है, लेकिन जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनमें से लीस्ट कम्युनिकेबल है ये, ठीक है? उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो अगर आप एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, कोई पर्सन मान लो ये पर्सन को लेप्रोसी है, इसके जो ये इंडिविजुअल है, अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इसके ड्रॉपलेट्स मान लो इसने छींका, तो इसके ड्रॉपलेट्स अगर आप इनहेल कर लेते हो, ब्रीथ कर लेते हो, तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है, ठीक है? और ये किसी भी एज में हो सकती है, तो इट कैन बी कॉन्टैक्टेड एट एनी एज, ठीक है? सिम्टम्स इसके ये हैं कि आपको स्किन पे रेड पैचेस होने लगे, स्किन लेशन होने लगे, नम्बनेस होने लगे आर्म्स में, हैंड्स में, लेग्स में, अल्सर्स डेवलप होने लगे फीट के सोल्स पे, ठीक है? मतलब जो हमारे तलवे होते हैं ना पैर के, उस पे छाले होने लगे, मसल वीकनेस होने लगे, एक्सेसिव वेट लॉस होने लगे, ये सब जो हैं ये सिम्टम्स हैं लेप्रोसी के, ठीक है? लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका, मतलब कि जब आपको डिसीज हुआ उसके 3 से 5 साल में आपको सिम्टम्स दिखेंगे, कई कई बार तो क्या होता है 20-20 साल तक सिम्टम्स नहीं दिखते, और जितनी देर हम लगाते हैं सिम्टम्स को पहचानने में, उतनी इसका जो इलाज है उतना नामुमकिन सा होता जाता है, उतना डिफिकल्ट सा होता जाता है, ठीक है? तो अगर टाइम पर ट्रीट नहीं करोगे तो लेप्रोसी के कारण सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी, डिसफिगरमेंट, परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है, ठीक है? इसके कारण कहीं ना कहीं आपका सेंसेशनल लॉस भी हो सकता है, मतलब आपको अगर कुछ चीज स्किन पर टच होगी तो आपको उसका पता ही नहीं चलेगा, लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो सकता है। इसका क्योर है, क्योर क्या है इसका, मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी यानी कि कई सारे ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है इसको क्योर करने के लिए, ठीक है? तो लेप्रोसी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एक चीज और, अ वैक्सीनेशन व्हीकल फॉर लेप्रोसी पेशेंट्स बीइंग फ्लैग्ड, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे वैक्सीनेशन की इसके पास, वैक्सीनेशन इसका हो सकता है, प्रिवेंशन इसका हो सकता है यूजिंग वैक्सीन, ओके? ये बात करी हमने लेप्रोसी की। नेक्स्ट हम बात करें डेस्पोटिक नेचर ऑफ पीएमएलए। पीएमएलए क्या है यहाँ पे, पीएमएलए का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझते हैं फिर आते हैं इस आर्टिकल पे। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है आपने कहीं गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, या तो आपने पैसा कमाया है, ठीक है? या फिर आपने लीगल तरीके से पैसा कमा के टैक्स इवेजन किया है, ठीक है? टैक्स इवेजन किया यानी कि टैक्स नहीं भरा है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, पहले तो मनी एक्यूमुलेट करने के इलीगल तरीके से, इसको हम कहते हैं डर्टी मनी का कलेक्शन करना, ठीक है? कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी। अब आप चाहते हो, अब आप क्या करोगे, ये जो है आपका काला धन है, ब्लैक मनी है, ठीक है? इसको अब आप कैसे एक्चुअल क्लीन मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, वाइट मनी जो इकोनॉमी है उसमें आप कैसे लेके आओगे, इसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि जो इलीगल तरीके से कमाया हुआ या फिर टैक्स इवेजन के थ्रू कमाया हुआ पैसा है, ब्लैक मनी है आपकी, उसको आप लीगल इकोनॉमी में कैसे लेकर आते हो, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो क्या होता है, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्लेसमेंट, दूसरा होता है लेयरिंग, और तीसरा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है? इंटीग्रेशन। अब प्लेसमेंट में क्या होता है, आपने क्या किया, ये डर्टी मनी कमाई, अब आप इसको सीधे कैसे इकोनॉमी में लेके आओगे? तो आपने क्या किया, किसी फॉरेन बैंक में इसको जमा किया, ठीक है? इसको आपने किसी फाइनेंशियल सिस्टम में, किसी फॉरेन बैंक के फाइनेंशियल सिस्टम में आपने इसको जमा किया, जहाँ पे ज़्यादा टैक्स वगैरह नहीं लगता, जैसे कि यहाँ पे
पनामा वगैरह में काफी सारे आए थे, यहाँ पे टाइम आया था, पनामा पेपर्स वगैरह निकल के आए थे जिसमें पता चला था कि पनामा के कई सारे बैंक्स में इंडियंस का ब्लैक मनी स्टोर्ड है। वैसे ही यहाँ पे दूसरी भी जगहें हैं जैसे कि हवाई वगैरह है। उसके अलावा भी जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पे मेजरली आपको ये देखने को मिलेंगे इस तरह के बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, यूजुअली जो ब्लैक मनी से कमाया हुआ पैसा है उनको इन तरह के बैंक्स में, जो बाहर के फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें जमा करते हैं। यहाँ से अब होती है शुरू लेयरिंग। लेयरिंग यानी कि इतनी ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना कि उसका सोर्स कहाँ से था ये पता करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि ये जो यहाँ से जो बैंक है, ये किसका पैसा है, एक्स का पैसा है। ठीक है, एक्स की कंपनी से पैसा आया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स की कंपनी से पैसा बैंक में जमा हुआ। ठीक है, ये ऑफशोर बैंक में जमा हुआ। इस ऑफशोर बैंक ने वाई कंपनी को ये लोन दिया। ठीक है, मान लो 100 रुपए है ये। ठीक है, 100 रुपए है ब्लैक मनी के फॉर्म में फॉर एग्जाम्पल। ये 100 रुपए इस ऑफशोर बैंक में जमा करे किसने, ये जिसका पैसा है, एक्स का पैसा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपए इन्होंने जमा करे बैंक में। ये जो 100 रुपए हैं ये बैंक ने वाई कंपनी को दिया। ठीक है, अभी जो वाई कंपनी है, वाई कंपनी ने एक फॉल्स इनवॉइस बनाया, एक फर्जी इनवॉइस बनाया, बिल बनाया एक्स कंपनी के नाम पे। ठीक है, एक्स कंपनी के नाम पे एक फर्जी इनवॉइस बनाया कि हमने ये 100 रुपए हम एक्स कंपनी को दे रहे हैं, हमने ये माल खरीदा है। ठीक है, ये एक्स कंपनी बेसिकली इस पर्सन की ही है। ठीक है, तो इस पर्सन के एक्स कंपनी के अकाउंट में ये जाके 100 रुपए जमा हो जाएंगे। अब देखो, ये जो वाई कंपनी थी ये फर्जी कंपनी थी, एक्चुअल में ऑन ग्राउंड कोई कंपनी ये नहीं थी। ठीक है, तो अब एक्स के अकाउंट में जाके पैसा जमा हो गया, तो घुमा दिया आपने पैसे को। ये घुमाने को कहते हैं लेयरिंग। ठीक है, आपने सीधे तरीके से एक्स के अकाउंट में ना डाल के पहले दूसरे बैंक में डाला, दूसरे बैंक से दूसरी कंपनी को लोन दिलवाया, दूसरी कंपनी से अपने कंपनी के नाम की इनवॉइस काटी झूठी, और फिर उसके थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आया। ठीक है, उसके बाद होता है ये यहाँ पे लेयरिंग हो गई। अब होता है इंटीग्रेशन, यानी कि पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है, अब आप इसको लग्जरी असेट्स खरीदते हो, इससे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करते हो, इस तरह से। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है इससे आप चीजों को खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये तीन तरीके के स्टेजेस से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। ये आर्टिकल ये कह रहा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसको बहुत ही गलत तरीकों से मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, इसको बहुत मिसयूज किया जा रहा है, बेसिकली इनका कहना ये है। तो पीएमएलए एक्ट है क्या? 2002 का ये एक्ट है, याद रखना 2002 का ये एक्ट है। और ये काम करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये जो बिल है ये द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन ऑफ द पीएमएलए बिल रिफर्स टू वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन कई सारे फॉलो करता है, जैसे वियना कन्वेंशन है जो इसकी बात करता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की। उसके अलावा जो ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स है उससे रिलेटेड क्राइम्स को भी रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, इसमें यूएन का जो कन्वेंशन है अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इसको फॉलो करते हुए ये करता है। इसके अलावा बेसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स है। उसके अलावा 40 रिकमेंडेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। उसके अलावा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली। यूएन का स्पेशल सेशन भी हुआ था काउंटरिंग वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम पे। ये सभी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है इनकी लाइंस पे ये पीएमएलए एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक पीनल स्टेच्यूट है, इसमें कुछ पीनलाइजिंग प्रोविजन है कि यहाँ पे अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होता है, नार्कोटिक्स के ट्रेड में इन्वॉल्व होता है, तो उसके ऊपर पीनल प्रोविजंस लग सकते हैं। ठीक है, उसको पीनलाइज किया जा सकता है। Offences in the schedule of act are extremely overboard in several cases, have absolutely no relation to either narcotics or organized crime। तो कई बार क्या होता है कि इस एक्ट में कुछ शेड्यूल ऐसे हैं जिसका नार्कोटिक्स से भी कोई रिलेशन नहीं है, जिसका मनी लॉन्ड्रिंग से भी कोई रिलेशन नहीं है, काफी वेग प्रोविजन है, और इसीलिए इसका मिसयूज काफी ज्यादा हो रहा है। तो मिसयूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है? देखो, यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि रिलेटिव जो पॉलिटिशियन है अपोजिशन के, उनके रिलेटिव हैं, उसके अलावा कई सारे एक्टिविस्ट हैं, कई सारे जर्नलिस्ट हैं, इनको इनके ऊपर अटैक करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो इसकी एजेंसी है, वो यहाँ पे राइवल कैंप्स को, बेसिकली जो अपोजिशन में है गवर्नमेंट के, उनको यहाँ पे अटैक कर रही है यूजिंग पीएमएलए एक्ट। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है चरणजीत सिंह चन्नी, इनके नेफ्यू को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया ईडी के द्वारा। उसके बाद हर्ष मंदर एक एक्टिविस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हमेशा क्रिटिक में रहते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया अंडर पीएमएलए एक्ट। इसके अलावा फॉर्मर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, इनको भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। टीएमसी के लीडर हैं और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के नेफ्यू हैं, इनको भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया अंडर ईडी का ये पीएमएलए एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है जितने भी अपोजिशन में है लोग उनको यहाँ पे पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट करने की, ये एलिगेशन लगा हुआ है। ठीक है, ये एलिगेशन है।
ओके। अब देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। पहली चीज, ये पीएमएलए एक्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि जो ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को ये अफेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज, ये सारे के सारे सिटीजन को, एक एक सिटीजन को अफेक्ट करता है। और यहाँ पे दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हालांकि एडवोकेट्स ने ये कोशिश करी सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कि मिसयूज हो रहा है इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का सबवर्जन हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखो, एक एक सिटीजन के खिलाफ अगर मनी लॉन्ड्रिंग कोई कर रहा है तो एक एक सिटीजन के खिलाफ ये एक क्राइम है, ठीक है, तो इसको एड्रेस करना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे देखो देखा गया कि जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, इसने 1700 रेड्स करी, ठीक है, 1700 रेड्स करी, और इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी करा लगभग 1500 जगहों पर। लेकिन इसमें से सिर्फ कन्विक्शन जो हुआ 9 केसेस का हो सका। तो इतनी सारे रेड्स, इतने सारे यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सिर्फ 9 केसेस में कन्विक्शन प्रूव हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जेन्युइन विक्टिम्स भी अटैक हो जाते हैं, अटैक हो जाता है उनके ऊपर भी। जैसे कि द ईडी कुड जस्ट वॉक इन टू एनीबडीज हाउस एंड अटैच ऑल हिज प्रॉपर्टी। तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी विक्टिम नहीं बोलूंगी, जो भी अक्यूज्ड है, ठीक है, जो भी अक्यूज्ड है पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत, उसकी सारी प्रॉपर्टी को आप सीज कर सकते हो सिर्फ चार्जेस लगने पर, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल प्रोसेस पर्पस क्या था पीएमएलए का, कि यहाँ पे जो भी इलेजिटिमेट मनी को लेजिटिमेट बनाने की कोशिश कर रहा है उसको पीनलाइज किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी पीनलाइज किया जा रहा है, और ये सिर्फ एक तरीका है, एक तरीके से यूज हो रहा है पॉलिटिकल बदला लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज ये कि यहाँ पे एक एफआईआर जनरेट होती है। एफआईआर के तुरंत बाद ईसीआईआर यानी कि एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ईसीआईआर में, जो ईसीआईआर में किस बेसिस पे जनरेट हुआ है ईसीआईआर, किस बेसिस पे एफआईआर की गई है, किस बेसिस पे सामने वाले को आप अक्यूज कर रहे हो या अरेस्ट कर रहे हो अंडर पीएमएलए एक्ट, कुछ भी फैक्ट्स जो हैं वो सब इसमें लिखे होते हैं, लेकिन इसको बाहर नहीं बताया जाता। मतलब कि जो अक्यूज है उसको भी नहीं पता चलता कि उसके अगेंस्ट क्या ऐसे फैक्ट्स हैं, उसके अगेंस्ट क्या ऐसी बातें हैं जिसके लिए उसको पीएमएलए के अंतर्गत चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के, और जो भी यहाँ पे रजिस्टर करना होता है ईसीआईआर, वो अपनी विम्स एंड फैंसीज के ऊपर किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो पूरा प्रोसेस है, यही अक्यूज के लिए काफी बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे द कोर्ट इज ऑल्सो एग्जामिनिंग सबमिशंस दैट पीएमएलए डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अक्यूज एंड अ विटनेस। तो एक अक्यूज और एक विटनेस के बीच में पीएमएलए जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ईडी रजिस्टर्स एंड ईसीआईआर इमीडिएटली आफ्टर द एफआईआर इज लॉन्च्ड, ठीक है। तो एफआईआर जैसे ही लॉन्च होती है उसके जस्ट बाद ईसीआईआर यहाँ पे रजिस्टर हो जाती है। दिस इज व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन to commence an investigation under PMLA can arise only if the commission of alleged predicated offense has resulted in generation of proceeds of crime and such proceeds are projected or claimed as unattained property। तो ये जो ईसीआईआर है, ये बताता है कि इसमें किस किस क्राइम के लिए पीएमएलए एक्ट को यहाँ पे इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पिटिशनर का कहना है कि हमको पीएमएलए एक्ट को यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के हिसाब से करना चाहिए इसको मोल्ड। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिशन दिया गया है ना, ये जो डिस्क्रिशन है इसको रूल ऑफ लॉ के हिसाब से मोल्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से पीएमएलए एक्ट को यूज कर सके। तो पीएमएलए एक्ट क्या है हमने देखा, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है हमने देखा, और साथ में इसका क्या इसके ऊपर एलिगेशन है मिसयूज के, ये भी हमने देखे। ओके, आगे बात करते हैं। ईरान एमपीज सेट कंडीशन फॉर न्यूक्लियर डील। तो ईरान के जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने अपनी न्यूक्लियर डील के लिए कुछ कंडीशन सेटअप करी हैं। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। ईरान न्यूक्लियर डील, देखो 2015 की ये डील है जिसको जेसीपीओए के नाम से भी जाना जाता है, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सो 2015 की ये डील हुई थी। किस किस के बीच में? दो पार्टीज थी, एक साइड पे था ईरान, दूसरी साइड पे था P5+1 कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे ईरान में कौन कौन, ईरान तो एक साइड पे ईरान था, ठीक है, जो कह रहा था कि अगर आप हमारे ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाओगे तो हम यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेंगे, ठीक है। तो देखो ईरान हमेशा से न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करता आ रहा है, इसीलिए इसके ऊपर कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने पहले सैंक्शंस लगाए हुए थे। लेकिन ईरान और ये P5+1 कंट्रीज के बीच में ये डील हुई कि अगर
ईरान अपने ये जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज है इनको कम करता है, तो ये P5+1 कंट्रीज जो हैं इनके ऊपर लगे हुए सैंक्शंस, ईरान के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस को भी हटाएंगे, ठीक है। तो डील क्या थी कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज कम करेंगे, आप अपने सैंक्शन यहाँ पे हटाओ हमारे ऊपर, ठीक है। ये डील थी, अच्छी खासी चल रही थी। 2015 में ये डील हो चुकी थी, 2013 से 15 के बीच में इसके ऊपर नेगोशिएशन चले, फाइनली 15 में साइन हो गई। कौन कौन थे पार्टीज, एक साइड पे ईरान था, दूसरी साइड पे ये P5+1 में कौन कौन था। P5 तो ये परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, कौन कौन है इसमें, चाइना है, ठीक है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है और यूएस है, ठीक है। ये तो पांच हो गई। इसके अलावा एक जर्मनी था और इसके अलावा एक ईयू भी था, यानी कि यूरोपियन यूनियन भी था। तो कुल मिला के यहाँ पे 7 लोग थे, 7 पार्टिसिपेंट्स थे इस साइड की पार्टी पे, और इधर ईरान था, ठीक है। ये डील में डिस्कस हुआ, साइन हुआ कि तेहरान एग्रीड टू सिग्निफिकेंटली कट इट्स स्टोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, एनरिच्ड यूरेनियम, हेवी वाटर, ऑल की कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि न्यूक्लियर अपना जो सॉरी ईरान जो है अपने सारे न्यूक्लियर वेपन से बनने वाली जो चीजें हैं या बनाने के लिए जो चीजें हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस करेगा, उनके स्टोरेज को यहाँ रिड्यूस करेगा। तो एनरिच्ड यूरेनियम हो गया, हैवी वाटर हो गया, सेंट्रीफ्यूज होगा, इनको यहाँ पे इनके स्टोरेज को कट डाउन करेगा। अब वो सब सही चल रहा था 2015 से, लेकिन बीच में आए ट्रम्प, ठीक है। ट्रम्प जब इलेक्ट होकर आए प्रेसिडेंट के तौर पे यूएस के, 2018 में इन्होंने सडनली विड्रॉ कर लिया इस डील से, ठीक है। तो ट्रम्प ने इससे पुल आउट कर दिया इन 2018। बिसाइड्स ही ऑपरेट फॉर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन बाय इम्पोजिंग सैंक्शंस। तो यहाँ पे ट्रम्प ने एक तो इससे विड्रॉ कर लिया, दूसरा यहाँ पे एक मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाई कि हम ईरान के ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे, इतने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे कि बिना डील के भी यहाँ पे इनको न्यूक्लियर वेपन्स का जो भी स्टोरेज है, जो भी सेंट्रीफ्यूज का स्टोरेज है, वो कट डाउन करना पड़ेगा। ऐसे में ईरान बहुत भड़क गया कि भैया हम तो सब कुछ फॉलो कर रहे थे, सब सब सही चल रहा था, आपने कैसे एकदम से विड्रॉ कर दिया, ऊपर से आप हमको ऐसे धमका रहे हो। तो ईरान ने बोला ठीक है, अब तुमको जो करना है करो, हम तो यूरेनियम को और एनरिच करेंगे, सेंट्रीफ्यूज अपने और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सिविलियन ही नहीं, मिलिट्री पर्पस के लिए भी ईरान ने बोला अब हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण वर्ल्ड बहुत डर गया था कि अरे भाई ऐसा हो गया तो फिर ईरान ने सच में न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए तो एक और नॉर्थ कोरिया बन जाएगा हमारे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं चाहते थे बाकी सब कंट्रीज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो P5+1 की दूसरी कंट्रीज थी, उन्होंने नेगोशिएट करना स्टार्ट किया ईरान के साथ। फिर यहाँ पे बाइडेन आए, ठीक है। यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन बदली, बाइडेन यहाँ पे इलेक्ट होकर आए। बाइडेन ने एक यहाँ पे तैयार कोशिश चालू करी, वियना टॉक्स शुरू हुई, ठीक है। वियना टॉक्स में क्या हुआ, यहाँ पे फिर से ये डील के ऊपर नेगोशिएशन शुरू हुआ। अभी ये कहा जा रहा है कि लगभग अब हम उस रास्ते पे हैं कि हम ये न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए तैयार हैं वापस से, ठीक है। एक साइड पे ईरान, एक साइड पे P5+1 कंट्रीज, ओके। तो वियना टॉक्स के कारण ऐसा लग रहा है कि ये सब हो सकता है, ओके। तो ऐसे में यहाँ पे जनवरी 2020 में भी ये चीज़ें शुरू हुई थी ईरान और इसके बीच में, यूएस के बीच में, ये जो डील्स के लिए नेगोशिएशन है वो शुरू हुआ। अभी जो है ईरान ने ये कहा है कि हमारे कुछ कंडीशन हैं जिसके बेसिस पे हम ये डील साइन करेंगे। ये कंडीशंस क्या है इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला कंडीशन तो इन्होंने ये बोली है कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा गारंटी हो कि यूएस और कोई भी यूरोपियन पार्टी यहाँ पे ये गारंटी दे कि वो बीच में से इस एग्रीमेंट से एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पहले से इन्होंने फेस किया है ये कि ट्रम्प ने एकदम से यहाँ पे विड्रॉ कर लिया था, तो ये चाहते हैं कि आप लोग ये गारंटी दो कि आप बीच में से यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे। दूसरा इन्होंने बोला है कि स्नैपबैक मैकेनिज्म भी यहाँ पे ट्रिगर नहीं होना चाहिए, नॉट ट्रिगर द स्नैपबैक मैकेनिज्म under which the sanctions on Iran would be immediately reinstated if it violates nuclear compliance। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर कभी ऐसा होता है कि ईरान से न्यूक्लियर कंप्लाइंस छूट गया, एक बार वायलेट हो गया, तो ऐसा नहीं एक बार के वायलेशन के बाद ही आप ये वापस बैकआउट कर जाओ इस एग्रीमेंट से। हम इसके लिए नेगोशिएशन के लिए तैयार रहें, स्नैपबैक मैकेनिज्म के ऊपर हम ज्यादा ना जाए। ये चीज यहाँ पे दो कंडीशन इन्होंने मांगी है, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये बात हुई है। वियना में ये टॉक्स हो रही थी जहाँ पे ईरान ने ये डिमांड रखी है कि यूएस ये गारंटी दे कि यहाँ पे एक तो पहले से कोई सैंक्शंस और लगाएगा नहीं, कोई प्यूनिटिव स्टेप्स लगाएगा नहीं, और उसके अलावा यहाँ पे जो है एकदम से विड्रॉ नहीं करेगा, ओके। तो ये पूरा चीज थी। अब देखो एक चीज यहाँ पे अगर ये रिस्टोर हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए काफी भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये कि ईरान के रिजाइम के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे, जिससे ईरान की इकोनॉमी भी वापस से रन कर सकेगी, तो रीजनल बैलेंसेस यहाँ पे आ सकेंगे, इंडिया के लिए ज़रूरी है।
दूसरी चीज़ ये, क्योंकि ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे तो इंडिया के लिए भी काफ़ी चीज़ें खुल जाएंगी, जैसे कि पहली, रीजनल कनेक्टिविटी। अब देखो ईरान के ऊपर क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए थे तो हम अपना चाबहार पोर्ट को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। हमने यहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाया था, इसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे। अगर यूज़ करने जाते तो अमेरिका हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगा देता। तो चाबहार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट, इनको भी यूज़ कर पाएगा इंडिया अगर इसके ऊपर, ईरान के ऊपर सैंक्शन हट जाते हैं तो। दूसरी चीज़ ये कि ग्वादर पोर्ट जो चाइना ने डेवलप किया है पाकिस्तान में, उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, काउंटर कर पाएंगे अपने चबाहर पोर्ट से। तीसरी चीज, यहाँ से ईरान से होते हुए ही हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का यहाँ पे रास्ता बन रहा था। तो इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के थ्रू ही हम अपने यूरोप और रशिया तक पहुंचने का, जो हमारी कनेक्टिविटी का जो हमारा एम है, पाथ है, उस तक हम पहुंच सकते हैं वाया ईरान ओनली। ओके। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी भी है। हमारे यहाँ पे ईरान से काफ़ी ज़्यादा ऑयल हम इंपोर्ट करते थे, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी डेवलप हो जाएगी अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे। क्योंकि जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे तो हम यहाँ से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द काटसा एक्ट। ये काटसा एक्ट के अंतर्गत यूएस क्या करता था, जो भी ईरान के साथ इकोनॉमिकली या डिफेंस रिलेशन रखेगा उसके ऊपर भी, उस कंट्री के ऊपर भी यहाँ पे सैंक्शंस लगा देता था। तो ये काटसा एक्ट, अब क्योंकि अगर ईरान के ऊपर सैंक्शन नहीं रहेंगे तो काटसा एक्ट भी नहीं रहेगा और इसीलिए ज़्यादा एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हो पाएगी। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर मूड्स पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी। तो सेंटर ने अपनी एक पॉलिसी लाने की बात की है, नेशनल पॉलिसी पे काम कर रहे हैं सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर। तो देखो यहाँ पे सिंथेटिक बायोलॉजी है क्या। सिंथेटिक बायोलॉजी नाम सबसे पहले यूज किया गया था बर्बरा होबोमिन ने 1980 में, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो बैक्टीरिया बेस्ड बायोलॉजी होती है, that describe bacteria that had been genetically engineered using recombinant DNA टेक्नोलॉजी। जब आप कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को आप यहाँ पे डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग इसकी करते हो, तब ये जो बैक्टीरिया में जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी। ऑलराइट। तो इसका मतलब है वो साइंस जो रेफर करता है जेनेटिक सीक्वेंसिंग से, एडिटिंग से, मॉडिफिकेशन से, एंड दिस इज एबल टू क्रिएट अननेचुरल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मॉल्यूल्स दैट कैन फंक्शन इन लिविंग सिस्टम। तो जैसे हम बात करते हैं ना जीएम क्रॉप्स की, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, इसमें क्या करते हैं हम, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं। तो दिस कम्स अंडर सिंथेटिक बायोलॉजी, ठीक है, सिंथेटिक बायोलॉजी। उसके अलावा हम क्या करते हैं, कई सारे ऐसे डिसीजेज होते हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कि क्रिस्प आर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए को, मान लो डीएनए में ये वाला जो हिस्सा है ये इन्फेक्टेड है, तो हम इसको काट देते हैं और इसकी जगह दूसरा डीएनए रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जेनेटिक एडिटिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जो चीजें होती है, ये होती हैं क्या, सिंथेटिक बायोलॉजी के अंतर्गत ये आती हैं, ठीक है। इट इनेबल्स द साइंटिस्ट टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज न्यू सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए फ्रॉम द स्क्रैच। तो डीएनए के नए सिंथेसिस ये कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक बायोलॉजी। इसका कई जगहों पे यूज है, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इसका यूज है, कंप्यूटर साइंस में है, फिजिक्स में है, इंजीनियरिंग साइंस में, केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, माइक्रोबायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इन सभी जगहों पर इसका यूज है सिंथेटिक बायोलॉजी का ही, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूज आर्टिकल पे। देखो, इसमें बोला गया है कि सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर यहाँ पे सेंटर अपनी एक नई पॉलिसी लेकर आने वाला है। सो सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब क्या है, इट इज एन इमर्जिंग साइंस दैट डील्स विद इंजीनियरिंग द लाइफ फॉर्म्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम मेकिंग डिजाइनर फूड टू डिजाइनर मेडिसिन। तो जब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, जीएम क्रॉप्स की, जेनेरिक मेडिसिन की, ये सब जो बात करते हैं जिसमें हम जेनेटिक चेंजेस करते हैं, बेसिकली लाइफ फॉर्म्स को चेंज करते हैं, इनको हम कहते हैं, इस तरह की इंजीनियरिंग को, इस तरह के साइंस को हम कहते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा गया है, इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि यहाँ पे जो सिंथेटिक बायोलॉजी है, इसकी इंटरनेशनल स्टेट को देखते हुए ये बोला गया है कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम बढ़ावा करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, और इसमें इंडिया में एक अच्छा डेवलपमेंट करेंगे सिंथेटिक बायोलॉजी का यूजिंग R&D, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि वाइल डेवलपिंग द नेशनल पॉलिसी, स्पेशली सिंस द साइंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क related use of science is driven by global consideration। तो ग्लोबल कंसिडरेशन को देखते हुए, ग्लोबल डिसीजंस को देखते हुए हम यहाँ पे साइंस इन टेक का रेगुलेशन करते हुए सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। 12th 5 ईयर प्लान में भी इंडिया ने एक टास्क फोर्स सेटअप किया था जो सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए काम कर रहा था, सिंथेटिक रिसर्च के लिए काम कर रहा था 2011 में, ठीक है। ये जो बॉडी थी, इसने क्या किया, यहाँ पे बेनिफिट्स बताया कि सिंथेटिक बायोलॉजी से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बायोफ्यूल्स में सिंथेटिक बायोलॉजी यूज होता है। बायो रेमिडिएशन में क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक सी है, सी सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे ऑयल गिर गया, ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है,
ऑयल स्पिल हो गया, अब आप इसको कैसे क्लीन करोगे? यहाँ पे बायो रेमिडिएशन के थ्रू आप इसको क्लीन कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे बैक्टीरियाज को छोड़ दो, ठीक है, बैक्टीरियाज को छोड़ दो, जैसे सुडोमोनास वगैरह जैसे बैक्टीरियाज होते हैं इनको छोड़ दो। तो ये क्या करते हैं, इस ऑयल को खत्म कर देते हैं, इस ऑयल को कंज्यूम कर देते हैं, फिर आप इन बैक्टीरिया को वापस कलेक्ट कर लो, पूरा ऑयल ऑयल जो ऑयल स्पिल हुआ है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बायो रेमिडिएशन होता है। फिर बायो सेंसर्स में यूज हो सकता है, फूड एंड हेल्थ में यूज हो सकता है। तो ये सब जगह जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसको हाईलाइट किया गया और ये बोला गया कि इंडिया भी इस चीज में वर्ल्ड लीडर बन सकता है अगर हम एक ओपन सोर्स बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें तो, ठीक है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट एक बिल भी लेकर आने वाला था 2013 में रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें बात की गई थी कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाया जाएगा जो कि बायोटेक्नोलॉजी से डील करेगा, बायोटेक्नोलॉजी को रेगुलेट करेगा इंडिया में, लेकिन अभी तक इसका बनाया नहीं है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो बैन ऑन कमर्शियल जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल। तो हमारा जो जीएम क्रॉप है इसमें जो ब्रिंजल है, बीटी ब्रिंजल, इसके ऊपर भी अभी बैन लगाया गया है, ठीक है। तो इसको भी रेगुलेट करना, इसके ऊपर भी काम करना, देखना कि क्या है सच में, क्या दिक्कत है इसके साथ, ये सब चीजें जो है ये भी ये रेगुलेटरी बॉडी करने वाली थी। तो इसको ये सारी चीजें प्रपोज है अभी जो नई पॉलिसी आई है उसमें। सिंथेटिक बायोलॉजी के जो रिपोर्ट नोट्स आए हैं इसमें 10 ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज में एक सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो सिंथेटिक बायोलॉजी है। मतलब जो अभी नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ला रही हैं ऐसी 10 ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज में सिंथेटिक बायोलॉजी इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलेशन की बात की गई है कि इसके जो बेनिफिट हैं, रिस्क हैं, उन दोनों को रेगुलेट करने के लिए हमको एक बॉडी बनाने की जरूरत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमको साथ देने की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। ये सब कुछ किया जाएगा अंडर दिस पॉलिसी। तो जब पॉलिसी आएगी तो हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे और इसके प्रोविजंस को समझेंगे। अभी आपको यहाँ पे सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है इसके बारे में समझ आना चाहिए, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, ईट राइट कैंपेन, ईटिंग राइट। तो देखो ये कल का आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि दिल्ली में कुछ यहाँ पे 4 पुलिस स्टेशन पे ईट राइट कैंपसेस बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये ईट राइट कैंपसेस क्या है, ये FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनको स्टैंडर्डाइज किया है, इनको सर्टिफाई किया है ईट राइट कैंपसेस के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो है ये न्यूट्रिशियस और होलसम मील्स प्रोवाइड करेंगे जो पुलिस पर्सनल हैं उनको कैंटीन और मैस में। तो 4 पुलिस स्टेशन हैं जहाँ के कैंटीन्स और मेस में इस तरह की ईटिंग प्रैक्टिसेस डेवलप की जा रही हैं, इस तरह के न्यूट्रिशंस को डेवलप किया जा रहा है मील्स में, सो दैट यहाँ पे जो पुलिस पर्सनल्स आए खाना वाना खाने के लिए वो काफी न्यूट्रिशियस फूड खा के जाएं। और ये इसको हम इसीलिए बोल रहे हैं ईट राइट कैंपस बाय FSSAI, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 5 स्टार कैटेगरी में इसको रखा गया है इन 4 पुलिस स्टेशन के कैंटीन्स को। तो पहले ईट राइट कैंपेन क्या है, ईट राइट कैंपस क्या है, इसकी बात करते हैं। तो देखो हम यूजुअली देखते हैं कि हम जब भी बाहर जाते हैं या हम यूजुअली डे में एक बार कभी ना कभी हम बाहर का खाना खाते ही हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि जो बाहर का खाना हम खाएं वो सेफ हो, सस्टेनेबल हो और न्यूट्रिशियस हो, ठीक है। तो इसके कारण ईट राइट कैंपस नाम की स्कीम लाई गई। ईट राइट कैंपस जो है बेसिकली सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप सेफ, हेल्दी और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फूड को कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो राइट फूड चॉइसेस के बारे में ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंस्टीट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि हॉस्टल्स हो गए, स्कूल के कैंटीन हो गए, ये सब इसको इंस्टीट्यूशंस जो है अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेजेस अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, जेल्स, टी स्टेट्स, जो चाय वाले होते हैं टी स्टेट्स वाले जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वर्क प्लेसेस। तो ये सभी जगह जो है यहाँ पे ईट राइट कैंपसेस डेवलप किए जा सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहला प्री रिक्विजिट तो ये है कि जो फूड सर्विसेज हों वो FSS एक्ट को फॉलो करती हुई हो, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डेंस में हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एनरोलमेंट होता है, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट या प्री ऑडिट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है, फिर ट्रेनिंग की जाती है यहाँ पे कुक की, शेफ की वगैरह की, फाइनल ऑडिट होता है और उसके बाद सर्टिफिकेशन मिलता है। ये 2 साल का सर्टिफिकेशन होता है और उसके बाद फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ता है। अब इसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं ऑडिट के, सबसे पहले जो यहाँ पे फूड बन रहा है वो सेफ हो, हाइजीनिक हो एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, उसके अलावा हेल्दी फूड हो, ठीक है, यानी कि इसमें फोर्टिफाइड फूड यूज हुआ हो, जो भी सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स चल रहे हैं, लोकल और ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिसेस हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल यानी कि जो भी पैकेजिंग के लिए फूड यहाँ पे मटेरियल यूज हो रहा है वो प्लास्टिक का कम से कम यूज किया जाए उसमें, फूड वेस्ट कम से कम हो, कुकिंग ऑयल को रीपर्पस्ड कुकिंग ऑयल यहाँ पे यूज किया जाए, वाटर कंजर्वेशन किया जाए, ये सारी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। उसके अलावा अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए यहाँ पे एंगेजमेंट एक्टिविटीज इंडिविजुअल्स के लिए चलाई जाए, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू ईट राइट कैंपस जो है इसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है।
ईट राइट कैंपस। अब आते हैं हम वापस न्यूज आर्टिकल के ऊपर, ये क्या है। तो देखो, ईट राइट इंडिया ये एक कैंपेन चलाया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आती है। तो ये ईट राइट इंडिया कैंपेन जो था, ये बात करता था कि हमारे इंडियन सिटीजन जो हैं उनको अलग अलग मील्स में न्यूट्रिशन मिले, न्यूट्रिशियस मील्स मिले, और जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेज हैं, जो न्यूट्रिशन की कमी के कारण होते हैं ऐसे डिसीजेज, उनको हम कम से कम कर पाएं, उनका बर्डन कम कर पाएं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसी के लिए एक सेहतमंद दिल्ली, सेहतमंद दिल्ली करके एक प्रोग्राम चलाया, जिसमें इन्होंने ईट राइट कैंपसेस एस्टेब्लिश करना शुरू किए। तो इसी में 4 ईट राइट कैंपसेस पुलिस स्टेशन में डेवलप किए गए हैं, जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है FSSAI के अकॉर्डिंग। तो इसमें 3 प्रिंसिपल हैं। एक तो ये कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, विजिटर्स हैं, स्टाफ हैं, इन सभी को अच्छा खाना मिल पाएगा, न्यूट्रिशियस फूड मिल पाएगा। और जो भी ट्रांस फैट या बैड फैट ये होता है बाहर के खानों में, जो फूड स्ट्रीट फूड वगैरह में बैड फैट होता है, ट्रांस फैट होता है, उसको हम कम कर पाएंगे। ठीक है, तो इन तरह के फूड को हम कम कर पाएंगे, नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट कम होगा। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे शुगर और सॉल्ट का इंटेक जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा। और तीसरा, अच्छा, जो शुगर और सॉल्ट के ज्यादा यूज से क्या होता है, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज हो जाते हैं, तो इसको भी कम किया जाएगा। और तीसरा ये कि यहाँ पे लोकल और सीजनल वेजिटेबल्स का यूज किया जाएगा, केमिकल्स के यूज को कम से कम किया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज ये बोली गई है कि ईट राइट टैग के लिए यहाँ पे देखा हमने कैसे क्या सर्टिफिकेशन मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे प्रिलिमिनरी ऑडिट होती है। प्रिलिमिनरी ऑडिट में देखा जाता है कि क्या कोई गैप्स हैं कुकिंग और हाइजीन के बीच में। जब सब सही पाया जाता है तो फिर उसको यहाँ पे फाइनल ऑडिट की जाती है। फाइनल ऑडिट में हमने अलग अलग पैरामीटर्स देखे कि किस तरह से सेफ्टी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद एक बार सर्टिफिकेशन मिल गया, 2 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद भी रेगुलर इंस्पेक्शन होते रहते हैं, तब तक जब तक रिन्यू करने की बात नहीं आती। ठीक है, तो न्यू दिल्ली ने इसी के अंतर्गत सेहतमंद दिल्ली करके एक कैंपेन चलाया, जिसमें ये 4 पुलिस स्टेशन को ये ईट राइट कैंपस के फॉर्म में डेवलप किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना है कि अभी इनका एम यह है कि ये पूरे दिल्ली के जितने भी 9 पुलिस स्टेशन हैं न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, उन सभी को ईट राइट कैंपस के फॉर्म में डेवलप करना चाहते हैं। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा आर्टिकल था गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट वॉइसेस फियर्स ऑफ रशिया चाइना एक्सेस। देखो, अभी हमको पता है यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन में रशिया एकदम ट्रूप्स लगा के बैठा है। वहीं बाइडेन जो है वो इसके अगेंस्ट वार्न कर चुके हैं कि यहाँ पे रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक इन्वेड जरूर करेगा। ठीक है, तो बाइडेन ने ये वार्निंग दी है कि यहाँ पे इन्वेजन कुछ ना कुछ दिनों में यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर जरूर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बाइडेन ने ये कहा कि देखो, एक साइड तो रशिया है, ठीक है, रशिया जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करना चाह रहा है, क्रीमिया के ऊपर पहले भी इन्वेजन कर चुका है। दूसरी तरफ है चाइना। ये दोनों आपस में पक्के भाई हैं। ठीक है, और इनकी जो भाईगिरी है, जो ब्रदरहुड है, भाईचारा है, वो देखने को मिला था बीजिंग ओलंपिक्स में। जब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने बीजिंग ओलंपिक्स को डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट किया, उसी टाइम पे रशिया और चाइना जो थे साथ में दिखे बीजिंग ओलंपिक्स में। ठीक है, तो एक तो ये सिग्निफाई करता है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे रशिया में तो ये इन्वेजन वगैरह कर ही रहा है, तो ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब तो कर ही रहा है। आज की डेट में हमारा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है डेमोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंट है, डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है, सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर बेस्ड है। तो ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की, डिसरप्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है रशिया, बाय इन्वेडिंग अ कंट्री। ठीक है, दूसरी तरफ है चाइना, जो कि ऑलरेडी ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है काफी ज्यादा, उइघुर मुस्लिम्स के ऊपर, यहाँ पे जिनजियांग प्रोविंस के ऊपर, हांगकांग के ऊपर, ताइवान के ऊपर, इन सभी जगहों पे ह्यूमन राइट वायलेशन चाइना कर रहा है। और अब क्या है, चाइना और रशिया साथ में आ गए। पहले क्या था, रशिया ने क्या बोला, रशिया ने बोला कि नेटो जो है अपनी मेंबरशिप को, अपने जो मेंबरशिप है उसको एक्सपांड करना बंद कर दे। नेटो अभी जितनी है उतने में ही सीमित रहे और दूसरे नेशंस को इसमें शामिल ना किया जाए। ठीक है, तो नेटो को धमकाने का काम कर रहा है अभी रशिया। ठीक है, इसी में चाइना भी इसके साथ आ गया है, और चाइना बोल रहा है कि हाँ सही बात है, नेटो को अपना एक्सपांशन अब और ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो इस पे यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका कहना है कि जो फ्री नेशंस की जो फेट हुआ करता था, फ्री नेशंस की जो एक आइडियोलॉजी से हमारा पूरा वर्ल्ड चल रहा था, उसको यहाँ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं दोनों कंट्रीज, अथॉरिटेरियन मॉडल्स लाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज यहाँ पे ये कही गई है कि इसको ये कोल्ड वॉर लेंस से देख रहे हैं। अच्छा, मुझसे अभी किसी ने कुछ दिन पहले एक मेल आया मुझे, जिसमें पूछा गया, मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, मेल ये आया था कि जो रशिया का और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, रशिया और नेटो के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, क्या ये कोल्ड वॉर 2 हम बोल सकते हैं। ठीक है, कोल्ड वॉर 2.0 इसको हम कह सकते हैं। तो देखो, ये नजरिए नजरिए का डिफरेंस है। अब रशिया और चाइना इसको कोल्ड वॉर ही कह रहा है। ठीक है, रशिया और चाइना बोल रहा है कि यूएस हमारे ऊपर, हमारे पीछे जबरदस्ती पड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड वॉर रशिया और यूएस के हिसाब से कोल्ड वॉर है, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से कोल्ड वॉर नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो यूएस है, वेस्ट है, उनके हिसाब से कोल्ड वॉर नहीं है, उनके हिसाब से ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने की बात है। ठीक है। तो कोल्ड वॉर तब होगी जब दोनों साइड से ये माना जाए। ठीक है। लेकिन अभी कोई मान नहीं रहा। ठीक है। और यहाँ पे जब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये सब बोले कि कोल्ड वॉर हो रही है, उसके कुछ ट्रेड्स फॉलो हो रहे हैं, तो मतलब है यहाँ पे तो सीधे सीधे मिलिट्री लाके इन्होंने खड़ी कर दी है। ठीक है। तो ये तो वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है चीज। ठीक है। तो कोल्ड वॉर जो है ये नजरिया है इसके, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये तो कोल्ड वॉर हो ही रही है। ठीक है। ये अलग अलग चीजों से अलग अलग लेंसेज के थ्रू देखने का नजरिया है। तो कुछ लोग मानते हैं ये कोल्ड वॉर 2.0 है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया ना कि चाइना और रशिया अब दोनों एक साथ आ गए हैं और बोल रहे हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट पूरा वेस्ट है वो हमारे ऊपर जबरदस्ती पीछे पड़ गया है और यहाँ पे कोल्ड वॉर की जो शुरुआत हो रही है और यहाँ पे नेटो को अपना जो एक्सपेंशन है वो बंद कर देना चाहिए। तो कुल मिला के रशिया और चाइना अब साथ में आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चाइना वॉरशिप फायर्ड लेजर एट पेट्रोल पंप, पेट्रोल प्लेन। क्या हुआ है देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने ये कंप्लेन करी है। ऑस्ट्रेलिया डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि यहाँ पे चाइना की नेवी ने इनके एक प्लेन उड़ रहा था यहाँ पे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट वाले साइड पे एक प्लेन उड़ रहा था। इन्होंने बोला है कि चाइना की यहाँ पे नीचे एक शिप जा रही थी। ठीक है। इस शिप के थ्रू इन्होंने हमारे प्लेन पे लेजर अटैक किया है। ठीक है। लेजर अटैक किया है इन्होंने हमारी शिप के ऊपर, ये कहा है ऑस्ट्रेलिया ने। अब ये लेजर अटैक से क्या होता है, ये काफी सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है जब एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक होता है लेजर से। क्योंकि इससे क्या होता है, पायलट्स इंजर हो सकते हैं, पायलट्स की आंखें इंजर हो सकती है और वो हमेशा के लिए या टेम्पररीली ब्लाइंड हो सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है एयरक्राफ्ट का यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए और यहाँ पे टेक ऑफ और लैंड करने में उनको दिक्कत आने लगती है। तो सेफ्टी रिस्क यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है एयरक्राफ्ट के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा है ऑस्ट्रेलिया ने कि जो ये चाइना की जो बोट थी, ये शिप थी, इन्होंने हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर जानबूझ के लेजर अटैक किया है। ठीक है। और ये पहली बार नहीं है ऐसा जब कह रहा है कोई कंट्री। इसके पहले भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इस तरह का अटैक हुआ है, ऐसा एलिगेशन लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने। इसके अलावा यूएस ने भी इस तरह के एलिगेशन लगाए हैं। और ये देखा जाता है कि मोस्टली ये जो लेजर अटैक चाइना करता है, ये मोस्टली करता है साउथ चाइना सी वाली टेरिटरी में। क्योंकि चाइना ये क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी पूरा का पूरा मेरा है, तो किसी को यहाँ से गुजरना है तो भी वो मुझसे परमिशन ले। ठीक है। तो ये जो साउथ चाइना सी की जो टेंशन है, उसी का एक रिफ्लेक्शन है ये लेजर अटैक्स। ठीक है। तो साउथ चाइना सी कहाँ पे है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है ये साउथ चाइना सी, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये देखो, साउथ चाइना सी जो है काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की है। क्यों? क्योंकि ये दो ओशंस को कनेक्ट करती है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को। यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का भी हम देखेंगे अभी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अंकटैड के हिसाब से 1/3 जो ग्लोबल शिपिंग है, ठीक है, जितनी भी ग्लोबल शिपिंग होती है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, 1/3 शिपिंग अकेली अंकटैड के हिसाब से 1/3 शिपिंग अकेली यहाँ से होती है, साउथ चाइना सी से। इसीलिए जियो पॉलिटिकली भी, एक इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, दोनों तरीके से एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, एक इम्पॉर्टेंट सी बॉडी है। ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो इसकी लोकेशन देख ले। यह है हमारा इंडिया। इंडिया के हम जाएंगे थोड़ा सा ईस्ट में, तो यहाँ पे देखो ये है बे ऑफ बंगाल, ये है इंडियन ओशन। ठीक है। यहाँ पे ये है हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। उसके अलावा ये देखो ये है साउथ चाइना सी। ठीक है। तो साउथ चाइना सी को कौन कौन घेरे हुए है, एक तरफ ऊपर तो चाइना है, यहाँ पे देखो ये वियतनाम है। ठीक है। ये देखो ये लाओस है, लाओस पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे ये है थाईलैंड। ठीक है। थाईलैंड का भी कुछ हिस्सा आता है, मलेशिया का भी कुछ हिस्सा आता है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। ठीक है। इंडोनेशिया के बाद यहाँ पे आएगा ये ब्रूनई है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिलीपींस है। ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो ये है ताइवान। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं ये सब आती हैं कहाँ पे, साउथ चाइना सी को यहाँ पे कवर करती हैं। ये वाला जो स्टेट है ना, ये देखो ताइवान और चाइना के बीच में, इसको कहते हैं ताइवान स्टेट। ठीक है। ताइवान स्टेट। और ये जो फिलीपींस और ये यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं लूजोन स्टेट। ओके। अच्छा, जो स्टेट ऑफ मलक्का की मैं बात करी थी वो यहाँ पे है, ये है स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक है। जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में छोटी सी ये जो स्टेट है, जो इंडियन ओशन को और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, ये है स्टेट ऑफ मलक्का। ओके। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और भी जगहें हैं जहाँ पे आपको जो जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखो ये है यहाँ पे परासल आइलैंड। ठीक है। परासल आइलैंड है, फिर ये स्पार्टली आइलैंड है। ठीक है। ये कुछ आइलैंड ग्रुप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि साउथ चाइना सी में एग्जिस्ट करते हैं। ये इसीलिए न्यूज में रहते हैं क्योंकि इनके ऊपर अलग अलग कंट्रीज अलग अलग क्लेम करती है। जैसे परासल आइलैंड के ऊपर चाइना भी क्लेम करता है, ताइवान भी करता है और वियतनाम भी क्लेम करता है। इसके अलावा स्पार्टली आइलैंड के ऊपर चाइना भी करता है, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनई, फिलीपींस, ये सब करते हैं। स्कारबोरो शोल भी है यहाँ पे, जिसके ऊपर फिलीपींस, चाइना और ताइवान ये सब क्लेम करते हैं। ओके।
आगे बात करते हैं, कांग्रेस क्वेश्चंस गवर्नमेंट ऑन वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी। तो देखो, वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी के ऊपर जो कांग्रेस है उन्होंने, जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, उनके ऊपर क्वेश्चन किया है कि आप जितने अच्छे से ये बोल रहे हो कि वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उतने अच्छे से एक्चुअल में हो नहीं रही है। ठीक है, तो इनका कहना है कि कोशियारी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उनको आप प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं कर रहे हो, ये इसलिए ये न्यूज में है वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था अभी कुछ दिन पहले कि सेंटर जिस तरह से वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी को लेकर आया है, ये काफी रोजियर पिक्चर दिखती है, एक्चुअल में उतनी अच्छी पिक्चर है नहीं ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं, जो रिटायर्ड पर्सनल हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक देखा जा रहा है कि वो इससे खुश नहीं है वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी से, जो जिस तरह से अभी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो ये बेसिकली है क्या, वन रैंक वन पेंशन का मतलब ये है कि देखो, पहले क्या होता था कि मान लो कि कोई पर्सन है जो 2000 ईयर में रिटायर हो रहा है, तो 2000 ईयर में जो भी यहाँ पे पे कमीशन रही होगी, उसने जो भी रिकमेंडेशन की होगी, इसको जीवन भर इस पर्सन को जो 2000 ईयर में रिकमेंड हुआ, यहाँ पे 2000 ईयर में रिटायर हुआ, इसको जीवन भर इस पे कमीशन के हिसाब से ही यहाँ पे पेंशन मिलेगी। अब मान लो इसको पेंशन मिल रही थी 100 रुपीज इस पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है, तो अब इसको जीवन भर 100 रुपीज ही मिलेगी। अब मान लो कोई और एक पर्सन है बी, ये रिटायर होता है 2013 में, यहाँ पे कमीशन दूसरी आ गई थी, सिक्स सेवन्थ पे कमीशन आ गई। अब इन्होंने रिकमेंड किया कि इसको 200 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बी को अब जीवन भर 200 रुपये पेंशन मिलेगी, जबकि ये रिटायर सेम पोस्ट पे हुआ है। ठीक है, मतलब जो इस जिस रैंक पे ये रिटायर हुए, उसी रैंक पे ये भी रिटायर हुए, लेकिन इनको पेंशन में डिफरेंस है। ठीक है, वैसे ही कितने टाइम के लिए आपने सर्व किया है, कितने कब आप रिटायर हो रहे हो, ये सब चीजों को देख के पहले यहाँ पे पेंशन डिसाइड होती थी। मतलब जो उस टाइम पे कमीशन होगी, उसकी रिकमेंडेशन आपके साथ लाइफ टाइम चलेगी, उस हिसाब से आपको पेंशन मिलती थी। इसके अगेंस्ट यहाँ पे ये पॉलिसी आई वन रैंक वन पेंशन वाली। तो इसमें क्या कहा गया कि यहाँ पे यूनिफॉर्म पेंशन मिलेगी मिलिट्री पर्सनल्स को, जो सेम रैंक पे रिटायर हो रहे हैं, सेम लेंथ ऑफ सर्विस के साथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप 2000 में रिटायर हुए या 2013 में रिटायर हुए, अभी जो पे स्केल चल रहा है, अभी जो पे कमीशन ने रिकमेंड किया है, उसी हिसाब से सभी को यहाँ पे पेंशन मिलेगी। जो भी एक ही रैंक पे, जैसे मान लो कोई एक है लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे, अगर वो रिटायर होता है, ठीक है, तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे अगर मान लो उन्होंने 10 साल की सर्विस करी, 5 साल की, जितने भी साल की सर्विस करी, तो उस हिसाब से, जैसे मान लो 5 साल की सर्विस करी, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे वो रिटायर हो रहे हैं, तो चाहे फिर वो ईयर 2000 में रिटायर हुए हों, 2013 में रिटायर हों, या 2022 में रिटायर हों, इन सभी को एक जैसी पेंशन मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2000 में रिटायर हुए थे तो उस टाइम पे जो पे कमीशन थी उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं होगा आपसे। ठीक है, ये कहती है वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी। तो जो भी हाइक पेंशन रेट्स में होंगे, वो ऑटोमेटिकली पास ऑन होंगे सभी पेंशनर्स की तरफ। ठीक है, जो पास्ट में रहे हैं, जो अभी हैं, सभी पेंशनर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये क्यों डिमांड हो रहा है, क्योंकि देखो जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं वो तो 60 की एज पे रिटायर होते हैं, लेकिन जो मिलिट्री पर्सनल्स के जो एम्प्लॉयज होते हैं, इनका रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, लगभग 35 to 38 या फिर 40 to 45 की एज में इनका रिटायरमेंट हो जाता है। अब ये एज ऐसी रहती है जब इनको फैमिली की लाइबिलिटी इनके ऊपर सबसे ज्यादा रहती है, अपने बच्चों की लाइबिलिटी, अपने जो भी स्पाउस है उनकी लाइबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। ऐसे में इनके पास कुछ फाइनेंशियल सोर्सेज तो होने चाहिए, क्योंकि सेकंड करियर यहाँ पे स्टार्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इनको यहाँ पे पेंशन देने का ये सिस्टम चालू किया गया है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है इनकी टफ रहती है ज्यादा सिविलियन से। ठीक है, सोल्जर्स काफी हार्डशिप पोस्टिंग से जाते हैं, इनके ऊपर लाइफ का भी खतरा रहता है, रिस्ट्रिक्शंस काफी रहते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर, तो इसीलिए इनको ज्यादा पेंशन ऑटोमेटिकली मिलनी ही चाहिए। और ये जो पेंशन है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मिलिट्री पर्सनल्स की। ठीक है, तो जो पे कमीशन आती हैं, ये धीरे धीरे जो गैप है उसको कम करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये कि जब आप इस तरह से पेंशन को बढ़ाओगे सभी के लिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर भी बर्डन बढ़ेगा, तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ये है कि यहाँ पे सभी को बेनिफिट्स देना, एक कट ऑफ डेट विथ नो कट ऑफ डेट, किसी को भी कोई कट ऑफ डेट नहीं है कि इस तारीख के बाद वालों को ही यहाँ पे ये बेनिफिट मिलेगा, या इस तारीख के पहले वालों को ही ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कोई कट ऑफ डेट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे सभी को ये बेनिफिट पहुंचाना एडमिनिस्ट्रेटिवली भी डिफिकल्ट हो जाता है। लीगली देखो यहाँ पे कई सारी और डिमांड्स भी हैं, कई सारे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, तो यहाँ पे कितनों की आप डिमांड्स को कैटर कर पाओगे। ठीक है, तो ये कई सारे कुछ इश्यूज हैं वन रैंक वन पॉलिसी स्कीम के साथ, वन रैंक वन पेंशन स्कीम के साथ। ओके, आगे बात करते हैं
लास्ट हमारा आर्टिकल है विड्रॉ न्यू मीडिया गाइडलाइंस एडिटर गिल्ड। तो देखो कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं जो सेंटर लेके आए, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सेंट्रल मीडिया अक्रेडिटेशन गाइडलाइन आई है जिसमें बात की गई है कि जो अक्रेडिटेशन है ये बेसिकली सर्टिफिकेशन होता है जो कि जर्नलिस्ट वगैरह को दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि सबसे पहले किसको दिया जाएगा, अभी से दिल्ली एनसीआर रीजन में जो जर्नलिस्ट हैं उन्हीं को मिलेगा, जो कैमरामैन है उनको मिलेगा। इसमें 5 साल का मिनिमम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, फुल टाइम हो तो अगर आप। वेटरन जर्नलिस्ट को भी यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अगर कोई फ्रीलांसर है तो उसका यहाँ पे जो न्यूज़पेपर के लिए काम करे उसको यहाँ पे उसके लिए कुछ थ्रेशोल्ड है, जैसे कि 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 1000 कम से कम डेली सर्कुलेशन होना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो 10 लाख इसके यूनिक विजिटर्स होने चाहिए पर मंथ। ये सारी चीज़ें इसके अक्रेडिटेशन के लिए यूज़ की गई हैं। यहाँ पे फॉरेन मीडिया हाउसेस के लिए जो भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं उनको यहाँ पे कोई भी अक्रेडिटेशन नहीं दिया जाएगा। तो फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो फॉरेन मीडिया हाउसेस के लिए काम करते हैं उनको कोई क्रेडिटेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी जर्नलिस्ट यहाँ पे ऐसा कुछ भी फॉर्म में जर्नलिज्म करता है जो कि सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, फ्रेंडली रिलेशंस हमारे जो है, पब्लिक ऑर्डर जो है, इन सब के अगेंस्ट जाता है तो उसका यहाँ पे अक्रेडिटेशन यहाँ पे सस्पेंड किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर डिफेमेशन करने की कोशिश होती है किसी भी जर्नलिस्ट के द्वारा, किसी भी चैनल के द्वारा, तो उनका भी अक्रेडिटेशन यहाँ पे वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी, अक्रेडिटेशन कमेटी। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो है पीआईबी के वो यहाँ पे चेयरमैन होंगे। 2 साल के लिए ये इसका टेन्योर होगा हर बार। ठीक है, तो कम से कम एक बार इनको हर क्वार्टर में मिलना है। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रपोजल्स, जो नए प्रपोजल आए हैं सेंट्रल मीडिया अक्रेडिटेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मीडिया जो गिल्ड है, एडिटर गिल्ड है, इनका कहना है कि ये जो आए हैं गाइडलाइंस आई हैं ये काफ़ी आर्बिट्ररी हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये काफ़ी वेग है, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा वेगनेस है, ड्रैकोनियन है। दूसरी चीज़ यहाँ पे डिस्क्रिशन पे बेस्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे बेस्ड है कि यहाँ पे किसको उनको सस्पेंड करना है, किसका अक्रेडिटेशन यहाँ पे सस्पेंड करना है, विड्रॉ करना है। डिफेमेशन अगर कोई करता है, डिफेमेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी के बेसिस पे इतने सारे ग्राउंड्स दे दिए गए हैं जिसके बेसिस पे इसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये डिस्क्रिशनरी बेसिस है। ठीक है, एक चीज़ ये भी कह रही हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट एडिटर गिल्ड कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्रिटिसाइज करते गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को, तो भी गवर्नमेंट चाहे तो हमारे ऊपर ये डिफेमेशन का केस लगा के हमारा अक्रेडिटेशन छीन सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी है ये। और दूसरी चीज़ ये कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी प्रायर कंसल्टेशन हमारे साथ किया नहीं गया है। ठीक है, तो हम इसके स्टेक होल्डर्स इन जर्नलिस्ट जो चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल हैं, प्रिंट चैनल हैं, ये सब जो हैं, इनके साथ कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, कोई भी पार्टिसिपेटरी यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ है, जिसके कारण ये जो पूरा गाइडलाइन है इसको बताया जा रहा है कि ये काफ़ी आर्बिट्ररी है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे ये कहा गया है कि फ्रीलांसर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा थ्रेशोल्ड रखा गया है कि ये इतना सारा थ्रेशोल्ड कहाँ से लाएंगे, इतना सारा इनको काम करना पड़ेगा, इसके बाद अक्रेडिटेशन मिलेगा, जो कि बहुत गलत है। ये सब चीज़ें कह रहे हैं, तो ये अपना पक्ष बेसिकली रख रहे हैं और अक्रेडिटेशन गाइडलाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा, हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है कि पॉलिटिक्स में किसके अगेंस्ट किसने क्या कहा, हमको सिर्फ इसके साथ जो रिलेटेड इश्यूज हैं इनका पता होना चाहिए और ये हैं क्या, गाइडलाइंस हैं क्या, इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21। तो जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 के, उन्होंने क्या विमेन को राइट्स दिए थे, 21 से ऊपर वाली जो विमेन थी उनको राइट्स दिए थे वोटिंग के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1919 में कई सारे दूसरे प्रोविजंस थे लेकिन इसकी कोई बात नहीं थी, विमेन से रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन द लेजिस्लेचर। तो देखो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें हालांकि विमेन को वोटिंग राइट्स मिले, विमेन यहाँ पे इलेक्शन लड़ भी सकती थी, लेकिन इनको रिजर्व सीट जो मिली थी, देखो रिजर्व सीट मिली तो थी, लेकिन जो रिजर्व सीट थी ना ये कम्युनल बेसिस पे मिली थी। यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लास की वेमेन थी उनको, जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग से रिजर्व सीट थी, उसमें अगर विमेन कोई कॉन्टेस्ट करती है तो उसको यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन पर से विमेन होने के नाते जेंडर के बेसिस पे कोई भी रिजर्वेशन इनको नहीं मिला था। तो वैसे तो आंसर होना चाहिए नीदर 1 नॉट 2, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि अभी फाइनल इसकी आई नहीं है आंसर शीट, तो यहाँ पे ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि
ये जो है सेकंड स्टेटमेंट गलत नहीं, सही है, क्योंकि इनको विमेन को रिजर्व सीट्स तो मिली थी ना कम्युनल बेसिस पे ही, सही। तो यहाँ पे हमको देखना होगा, वैसे मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि यहाँ पे 1935 में विमेन की एंट्री जरूर हो गई थी इलेक्शन में, लेकिन यहाँ पे जो भी सीट्स थी विमेन को अलग से कोई सीट्स रिजर्व नहीं थी। कैसे नहीं थी, क्योंकि 33% हिस्सा विमेन को मिल गया कि 33% जो सीट्स होंगी वो विमेन के लिए रिजर्व होंगी, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो विमेन थी वो अगर डिप्रेस्ड क्लास की सीट से लड़ती हैं इलेक्शन, तो सेपरेट इलेक्टोरेट के अंतर्गत जिस जो सीट सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए रिजर्व है उस पे से अगर लड़ती हैं तो रिजर्वेशन मिलता है। विमेन होने के नाते कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए वैसे तो डी। अभी इसका देखेंगे हम और क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है 8 अगस्त के रेफरेंस में, विद रेफरेंस टू द 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर है ए। यहाँ पे क्विट इंडिया रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पे क्विट इंडिया रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी और इसका आंसर होगा ए। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।